नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अभी पिछले दिनों गणपत सिंह सर के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज 2.0, उस टेस्ट सीरीज के वीडियोज करवाए थे, जिसमें हमने अब तक 10 क्लासेस लगाई है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 5 टेस्ट और मिडल हिस्ट्री के 5 टेस्ट हुए थे, जिनमें 4 टेस्ट टॉपिक वाइज थे और 5वां जो टेस्ट था उनमें पूरे एक पार्ट का था। एक एंशिएंट का कंप्लीट था और एक मिडल का कंप्लीट। तो आज से हम ये 500 टेस्ट करवाने वाले हैं। तो आज जो पहला टेस्ट होगा, इसमें जो हमारा टॉपिक है, इसमें टॉपिक है प्रादेशिक शक्तियों का उदय, भारत में औपनिवेशिक शासन 1757 से 1857 तक, प्लासी के युद्ध से 1857 की क्रांति के तक, और ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। इनसे संबंधित आज का टेस्ट रहने वाला है और इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन होंगे। शुरुआत के 4 टेस्ट में 100 क्वेश्चन है और 5वां जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें 150 क्वेश्चन है। तो करते हैं आज के टेस्ट को शुरू। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का जो टाइम पीरियड रहा था वह रहा था 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक, अलीवर्दी खां। और इसके अलावा जो सरफराज खां है, सरफराज खां का जो टाइम पीरियड रहा था यह अलीवर्दी खां से पहले थे, 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां, तीसरे नंबर पर मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो 1717 से लेकर 1727 तक रहे थे बंगाल के नवाब। और सुजाउद्दीन है जो सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के बाद में बने थे 1727 से लेकर 1739 तक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे मुर्शिद कुली खां। 3 नंबर ऑप्शन सबसे पहले होगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के पश्चात सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज खां, और सरफराज खां के पश्चात जो अलीवर्दी खां। तो 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब बंगाल के नवाबों का क्रम इस प्रकार है। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, सुजाउद्दीन 1717 से 39, सरफराज 1739 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला 1756-57, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 63। 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त कर कंपनी ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया था, जो 1763 से 1765 ईस्वी तक रहा था। इसके पश्चात नजमुद्दौला 1765-66, सैफुद्दौला 1766 से 70, मुबारकदौला 1770 से 75 तक यह बंगाल का अंतिम नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला कि भू राजस्व वसूली की इजारेदारी व्यवस्था लागू की। भू राजस्व वसूली की इजारेदारी व्यवस्था लागू की, तो यह सही है। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था, जो 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा है कि इसने कहा कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। तो यह बात जो मुर्शिद कुली खां ने नहीं कही थी, यह बात कही थी अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने कहा था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है। यह बात मुर्शिद कुली खां नहीं बल्कि अलीवर्दी खां के द्वारा कही गई है। चौथा ऑप्शन है कि इसके काल में सीताराम, सुजात खां, नजात खां का विद्रोह हुआ था। तो मुर्शिद कुली खां के काल में सीताराम, सुजात खां और नजात खां का विद्रोह हुआ था। चौथा ऑप्शन भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। अब मैं अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल तो सकता हूं, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। उपयुक्त कथन अलीवर्दी खां का है।
अलीवर्दी खां ने ही यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से संबंधित कौन से कथन है जो सही है या गलत है? तो पहला कि सिराज ने गिरिया के युद्ध में पूर्णिया के शौकत जंग को पराजित किया था। सिराज ने गिरिया के युद्ध में पूर्णिया के शौकत जंग को पराजित किया था, तो यह गलत है। दूसरे, अलीनगर की संधि जून 1756 में कंपनी व सिराज के मध्य हुई, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है, चंद्रनगर से जान बचाकर आए फ्रांसीसियों को सिराज के द्वारा शरण दिया जाना प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना था, यह था चंद्रनगर से जान बचाकर आए फ्रांसीसियों को सिराज के द्वारा शरण दिया जाना। तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। प्लासी के युद्ध के बाद सिराज की हत्या मीरान ने की थी, तो सिराज की हत्या मीरान ने नहीं की थी। चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत है। तो इसमें पूछा सही, तो सही इसमें केवल 3 होगा, 1 नंबर ऑप्शन। गिरिया का युद्ध अलीवर्दी खां व सरफराज खां के बीच 1740 में हुआ था, जबकि सिराज ने शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध जो 1756 में हुआ था, मनिहारी के युद्ध में पराजित किया था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को कंपनी व सिराज के मध्य हुई। 23 मार्च 1757 को क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। फ्रांसीसी यहां से जान बचाकर सिराज की शरण में आ गए। यह प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराज की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बंगाल के नवाब मीर कासिम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि मार्च 1763 में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया था। मार्च 1763 में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया, तो यह सही है। दूसरा कि सितंबर 1760 में एक संधि के द्वारा मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और ढाका नामक 3 जिलों की दीवानी अंग्रेजों को सौंपी थी। तो 1760 में संधि के द्वारा जो 3 जिलों की दीवानी अंग्रेजों को सौंपी थी, वह 3 जिले थे। वर्धमान था इसमें, मिदनापुर था और ढाका नहीं था। ढाका की जगह इसमें आएगा चटगांव। चटगांव, मिदनापुर और वर्धमान, इन 3 जिलों की दीवानी अंग्रेजों को सौंपी थी। ढाका नहीं होगा, तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कि मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने, यह भी सही है। मीर कासिम ने 1763 में मेजर एडम्स ने कटवा, गिरिया, उदयनाला के युद्धों में पराजित किया था, तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। जब अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, तो मीर कासिम ने सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाला लाभ समाप्त हो गया। अतः मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बना। जब मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया, तो मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव चटगांव के जिले देना स्वीकार किया था। सिलहर के चूना व्यापार में कंपनी को आधा भाग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी असत्य कथन कौन सा है? पहला कि बक्सर का युद्ध, अब बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ, यह सही है। दूसरा है कि करटेर का गवर्नरशिप काल रहा था 1769 से 1772, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1764 में, तो इलाहाबाद की जो संधि है यह अगस्त 1764 में नहीं हुई थी, बल्कि यह हुई थी 1765 के अंदर। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। जो पहली संधि थी वह हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। दोनों ही 1765 के अंदर हुई है, 64 में नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। चौथा है कि कलायू की द्वितीय गवर्नरशिप का काल जो है मई 1765 से फरवरी 1767 तक का है, तो चौथा ऑप्शन भी सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। कलायू की द्वितीय गवर्नरशिप 1765 से 67, वेरेलस्ट की 1767 से 69, करटियर की 1769 से 72 अब बंगाल के गवर्नर बने। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को कलायू ने मुगल बादशाह शाह आलम व बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से की।
इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात दीवानी कार्यों के लिए कंपनी ने बंगाल के लिए राजा सिताब राय, तो बंगाल के लिए राजा सिताब राय नहीं था, सिताब राय को जो बिहार का दीवान बनाया था, सिताब राय बंगाल का नहीं बल्कि बिहार का दीवान बनाया गया था। और मोहम्मद रजा को बिहार, तो मोहम्मद रजा को बिहार नहीं बल्कि मोहम्मद रजा को जो बंगाल का दीवान बनाया था। इसमें कंपनी ने 3 जगह दीवान नियुक्त किए थे, बंगाल के अंदर मोहम्मद राजा को, बिहार में राजा सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत होगा। दूसरा कि इलाहाबाद के प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला व कंपनी के बीच हुई थी। तो ये शुजाउद्दौला अवध के नवाब के बीच नहीं बल्कि मुगल बादशाह शाह आलम और बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा कि बंगाल में द्वैध शासन 1765 में क्लाइव ने लागू किया, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो ये बात है जो सही है, तो इसमें केवल तीसरा ही सही होगा। इसमें पूछा है असत्य कथन, गलत कोट का चयन कीजिए। गलत कौन सा? एक और दो, एक और दो, 1 नंबर ऑप्शन। क्लाइव की प्रथम संधि क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से की है। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लड़ाइयों का कारण क्या है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लड़ाइयों का कारण, तो इसमें सबसे पहले आएगी मुदकी की लड़ाई। मुदकी की लड़ाई जो 18 दिसंबर 18 दिसंबर 1845 को हुई थी। 18 दिसंबर 1845 को हुई थी मुदकी की लड़ाई। दूसरे नंबर पर बदवाल की लड़ाई, बदवाल की लड़ाई जो 21 जनवरी 1846 को हुई। तीसरे नंबर पर अलीवाल की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी 1846 को। और सबसे अंत में हुई थी सब्राव की लड़ाई, यह हुई थी 10 फरवरी 1846 को। 10 फरवरी 1846 को हुई थी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन जो राइट होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय लड़ा गया, जिसमें प्रमुख लड़ाइयों का क्रम इस प्रकार है: मुंडकी, फिरोज शाहपुर, बघोल, आलीवाल और सब्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद संपन्न लाहौर की संधि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रथम आंग्ल सिख के युद्ध के पश्चात लाहौर की जो संधि हुई उससे संबंधित 4 कथन है। पहला है कि सिख सेना 12,000 घुड़सवार तथा 20,000 पैदल सैनिक तक सीमित कर दिया। दिलीप सिंह को शासक, रानी जिंदा को रीजेंट तथा लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया। जॉन लॉरेंस को लाहौर में कंपनी की तरफ से प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया था। तो प्रथम जो रेजिडेंट नियुक्त किया था यार, जॉन लॉरेंस को नहीं बल्कि हेनरी लॉरेंस को किया था। हेनरी लॉरेंस को जो कंपनी की तरफ से लाहौर में प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि सिखों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देना स्वीकार किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है, 3 नंबर इसका असत्य होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि संपन्न हुई, जिसमें हेनरी लॉरेंस को प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ मुल्तान के दीवान मूलराज के विद्रोह से शुरू हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में चिल्ल्यावाला, रामनगर और गुजरात की लड़ाई लड़ी गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा कि पंजाब के शासन में 3 सदस्य बोर्ड का गठन किया गया। और चौथा कि हेनरी लॉरेंस ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर तलवार से राज करूं या फिर कलम से। तो मैं तुम्हारे ऊपर तलवार से राज करूं या कलम से, यह बात हेनरी लॉरेंस ने नहीं कही थी बल्कि हेनरी लॉरेंस का छोटा भाई था जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने जो यह बात कही थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1748-49 मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह में आरंभ होता है। में
तुम्हारे ऊपर तलवार से राज करूंगा या फिर कलम से। उपयुक्त कथन जॉन लॉरेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मैटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। 1809 की अमृतसर की संधि जो मैटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। दूसरा कि रणजीत सिंह की सेना में वेंटूरा को घुड़सवारी, तो वेंटूरा को घुड़सवारी नहीं कहा था, वेंटूरा को कहा था पैदल सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसे वेंटूरा कहा गया। और घुड़सवारी जो कहा गया था अलार्ड को कहा गया था, अलार्ड को है जो घुड़सवारी। तो वेंटूरा को पैदल टुकड़ी का प्रभारी और अलार्ड को जो घुड़सवारी का प्रभारी बनाया गया था। इसमें उल्टा दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। रणजीत सिंह की सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि रणजीत सिंह ने राजा ध्यान सिंह को मुख्यमंत्री तथा अजीजुद्दीन को विदेश मंत्री बनाया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका राइट होगा। वेंटुरा को पैदल टुकड़ी, अलार्ड को घुड़सवार टुकड़ी और इलाही बख्श को तोप खाने का प्रभारी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। अवध के संबंध में कौन कौन से कथन सही नहीं है। पहला कि अवध में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना सादत खान ने की थी। अवध के अंदर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना जो सादत खान ने की थी ये सही है। दूसरा, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ जो स्थानांतरित की थी यह नवाब वाजिद अली ने नहीं की थी, बल्कि यह की थी आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने जो राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम बनाने के लिए इन लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 2 नंबर गलत होगा। कौन सा सही नहीं है। 2 नंबर, केवल 2 नंबर ऑप्शन। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की, जिसकी उपाधि बुरहान उल मुल्क थी, ने की थी। आसफुद्दौला ने राजधानी लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फैजाबाद की संधि की थी 1775 से 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताने कौन कौन से कथन है जो सही है। पहला है कि उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त की थी। तो राजा मार्तंड ने पुर्तगालियों को पराजित नहीं किया, बल्कि डचों को पराजित करके अपने राज्य से बाहर निकाला था। तो पुर्तगाली नहीं थे, डच थे। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा कि उसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। मार्तंड वर्मा ने अनेक नहरों और सड़कों का निर्माण करवाया था। तो 2 और 3 सही है। 1 नंबर है जो गलत है। सही कौन से हैं? 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने वर्ष 1741 में कोलाचल युद्ध में डच्चों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी थी। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना को संगठित किया। मार्तंड वर्मा ने सड़कों एवं नहरों का निर्माण करवाया, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो शासकों के नाम है, ये वो शासक है जिन्होंने इन क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी या इनके स्वतंत्र सत्ता के संस्थापक शासक है। सबसे पहला है रुहेलखंड। रुहेलखंड के अंदर है जो अली मोहम्मद शाह ने, अली मोहम्मद खान ने जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर सादुतुल्ला खान ने, कर्नाटक में सादुतुल्ला खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तीसरे नंबर पर फरुखाबाद। फरुखाबाद फरुखाबाद के अंदर जो मोहम्मद खां बख्श ने, मोहम्मद खां बख्श ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और चौथा है जाट राज्य। जाट राज्य जिसके संस्थापक जो थे ये थे बदन सिंह। जाट राज्य जो राजस्थान के भरतपुर अलवर का जो क्षेत्र था, अब भरतपुर का जो क्षेत्र था यहाँ पर जो इसकी स्थापना की थी वो थी बदन सिंह। तो इसमें चारों ही सुमेलित है, 1, 2, 3 और 4। 1 नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3, 4।
अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कर्नाटक राज्य हैदराबाद के निजाम के अधीन था। सादतुल्ला खान ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। 1714 में मोहम्मद खां बख्श ने फरुखाबाद नगर बसाया और भरतपुर राज्य के वास्तविक संस्थापक बदन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालवाई की संधि के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सालवाई की संधि के प्रावधानों के बारे में कौन कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि सालसेट और एलिफेंटा का क्षेत्र अंग्रेजों के पास रहे। दूसरा, भड़ोच सिंधिया को दिया जाना था। तो भड़ोच है जो सिंधिया को नहीं बल्कि भड़ोच के साथ इन सालसेट और एलिफेंटा के साथ जो भड़ोच है यह भी अंग्रेजों के अधिकार में ही रहा था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा है कि अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। और चौथा, रघुनाथ राव को अंग्रेज सैनिक सहायता देंगे। तो रघुनाथ रघुनाथ राव को जो अंग्रेज किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, यह प्रावधान किया गया था सालबई की संधि में। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसमें गलत है। सही कथन पूछे एक और तीन, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि में निम्न प्रावधान थे। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। रघुनाथ को अंग्रेजी अंग्रेज किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे और इसके अलावा भड़ोच, सालसेट और एलिफेंटा पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि किस तिथि को संपन्न हुई थी? तो सालबाई की जो संधि है यह सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को। 17 मई 1782, 2 नंबर ऑप्शन। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी सिंधिया मराठा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कौन कौन से कथन सही है या कौन से इसमें गलत है? पहला कि रघुनाथ राव ने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। रघुनाथ राव ने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, 15 जून 1775 की सूरत संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में मान्यता दी थी। तो अंग्रेजों ने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की थी, लेकिन इसमें मान्यता नहीं दी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन है जो गलत है। यह सूरत की जो संधि हुई थी यह 1775 में हुई थी, लेकिन 15 जून को नहीं बल्कि यह जो हुई थी यह हुई थी 6 मार्च को। 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई थी और इसी समय जो है आंग्ल मराठा का जो प्रथम युद्ध है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो इस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं थे, बल्कि गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 2 नंबर ऑप्शन भी गलत है और 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। सही कथन इसमें 1 नंबर है, केवल एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संधियों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी तिथि क्रम दे रखा है। सबसे पहला है सूरत की संधि। सूरत की जो संधि हुई थी यह 6 मार्च 1775 को हुई। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हुई थी। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को। तीसरे नंबर पर है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि 15 जनवरी 1779 को और सालबाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी। 1, 2, 3 और 4 चारों इसमें सुमेलित है। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्वीकार किया? मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्वीकार किया कि यह मेरे काल के सबसे कठिन समय की सफल संधि वार्ता है? मराठा के साथ होने वाली कौन सी संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्वीकार किया कि यह मेरे काल के सबसे कठिन समय की सफल संधि है? तो सालबाई की संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? तो मराठा सरदारों में आपसी मतभेद थे, पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लालसा और सहायक संधि की अवहेलना। तो सहायक संधि की इसमें कोई अवहेलना नहीं हुई थी। प्रथम 3 इसके कारण है, चौथा इसका कारण नहीं है।
वस्तुतः द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा के द्वारा अंग्रेजों की शरण जाना और यहीं से दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई? किनके मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई? तो यह हुई थी अंग्रेजों और सिंधियाओं के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन। 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ संध्या दे रखी है और सामने उनका तिथि क्रम दे रखा है। तो सबसे पहले नंबर पर है सूरजी अर्जुन गांव की संधि। सूरजी अर्जुन गांव की संधि जो 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। दूसरे नंबर पर है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 को हुई थी। तीसरे नंबर पर है बसीन की संधि। बसीन की संधि है जो 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। और देवगांव की संधि है, देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को। तो इसमें 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4, 1 नंबर ऑप्शन। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 और राजपुर घाट की संधि जो 25 दिसंबर 1805 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? कौन सा राज्य जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? होलकर ने 1805 के अंदर। मराठा राज्यों ने सबसे अंत में होलकर सरदार यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से राजपुर घाट की संधि की थी। संधि के द्वारा सहायक संधि स्वीकार की। यह राजपुर घाट की संधि हुई थी 25 दिसंबर 1805 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को कौन से युद्ध में हराया था? तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को कौन से युद्ध में हराया था? तो यह हराया था किर्की के युद्ध में। किर्की का युद्ध जो 1817 को हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन। पेशवा ने पूना संधि 13 जून 1817 को तोड़ते हुए 5 नवंबर 1817 को ब्रिटिश रेजिडेंट पर आक्रमण कर उसे जला डाला। किंतु किर्की के युद्ध में जनरल स्मिथ व कर्नल बर्ग के हाथों पेशवा की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय ने। 1 नंबर ऑप्शन। अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिस्टन व पेशवा के बीच 13 जून 1817 को पूना की नई संधि की गई, जिसके अनुसार भारतीय शासकों पर पेशवा का आधिपत्य समाप्त हुआ। महाराष्ट्र के बाहर के समय समस्त क्षेत्र कंपनी के अधीन मराठा संघ समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडारियों के संबंध में कौन से कथन सही है? पिंडारियों से संबंधित कौन कौन से कथन है जो इसमें से सही कथन है? तो सबसे पहला है कि मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक थे। मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक थे। युद्ध के पश्चात लूट माल में से अपना जीवन यापन करते थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन किया। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों ने इन पिंडारियों का दमन कर दिया था। तीसरा ऑप्शन है कि पिंडारियों के प्रमुख नेता हीरा, करीम खां, चित्तू खां और अमीर खां पिंडारी थे। और चौथा ऑप्शन है कि हिस्लोप ने कहा था कि पिंडारी मराठा शिकारियों के वफादार कुत्ते की तरह है। पिंडारी मराठा शिकारियों के वफादार कुत्ते की तरह है। यह बात हिस्लोप ने नहीं कही कि नहीं कही थी, बल्कि यह बात कही थी मेलकम ने। मेलकम ने कहा था कि शिकारियों के पिंडारी जो मराठा शिकारियों के वफादार कुत्ते की तरह है। तो इसमें 4 नंबर गलत होगा और 1, 2 और 3 सही है। 2 नंबर ऑप्शन। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय हेस्टिंग्स ने मेलकम, ऑक्टरलोनी व हिस्लोप को आदेशित कर पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों को मराठा शिकारियों का वफादार कुत्ते मेलकम ने कहा था। पिंडारियों के प्रमुख नेता हीरा खां, करीम खां, चित्तू खां और अमीर खां पिंडारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहायक संधि की शर्त थी कि अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दूसरा, सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं।
तो यह बात गलत है। जो सहयोगी पक्ष था यह अंग्रेजों की अनुमति के बिना ना तो युद्ध कर सकता था और ना ही संधि। तीसरा ऑप्शन है कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, तो यह भी सही है। 1 और 3 सही है और 2 है जो गलत है। इसमें से सही कथन बताना है तो 1 और 3 नंबर ऑप्शन। वेलेजिल द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तें। सहायक संधि की शर्तें निम्न है। पहला कि अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी न तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से कौन से राज्य का अधिग्रहण किया था। सिंध का। 2 नंबर ऑप्शन। अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों को भय था। इसी का परिणाम था कि 1843 में सिंध का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजाम ने। 1 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद के निजाम से सहायक सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी और यह की थी सितंबर 1798 को। सितंबर 1798 को जो सबसे पहले की थी। इसके बाद अवध के नवाब से 1801 में, मराठा पेशवा से 1802 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी के अधीन निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में शामिल हुए। डलहौजी के अधीन कौन से क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुए थे। तो निजाम से ब्राड रियासत के प्राप्त की गई। सिक्किम के तराई व तीस्ता नदी के दक्षिण का क्षेत्र, अवध का प्रदेश, नर्मदा नदी के उत्तर दक्षिण का जो प्रदेश है यह लॉर्ड डलहौजी के आगमन से पूर्व ही जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप जो नर्मदा नदी का उत्तर तथा दक्षिण का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो डलहौजी के अधीन है जो ये 1, 2 और 3 अवध का, सिक्किम का तराई व तीस्ता नदी के दक्षिण का भाग निजाम से ब्राड रियासत की प्राप्ति। तो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड डलहौजी के आगमन से पूर्व ही आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के परिणाम स्वरूप पेशवा का समस्त साम्राज्य तथा नर्मदा के उत्तर एवं दक्षिण का प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ब्राड का विलय 1853 में, सिक्किम के तराई व तीस्ता नदी के दक्षिण का प्रदेश 1850 में तथा अवध का अधिग्रहण 1856 में डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों में के विलय की नीति को अपनाया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया था। तो किसका विलय नहीं किया गया था। तो इसमें बघाट का विलय किया गया था। बघाट के अलावा नागपुर का विलय किया गया था। नागपुर के अलावा उदयपुर का विलय किया गया था। उदयपुर का विलय 1852 में किया गया था। बघाट का विलय 1850 में किया गया था और नागपुर का विलय जो 1854 में किया गया था। सिक्किम का और पेगू का, इन दोनों का इस व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय नहीं किया गया था। तो 2 और 3 है जो इसका राइट आंसर होगा। 2 और 3 नंबर ऑप्शन। पंजाब, पेगू और सिक्किम को विजय द्वारा विलय किया गया, न कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत कई देशी राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों के उनके अधिग्रहण का सही कालक्रम समझाइए। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो राज्यों का विलय किया गया इनका कालक्रम क्या था। तो इसमें 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला नाम है जैतपुर का। जैतपुर का विलय किया गया था 1849 में। 1849 के अंदर झांसी का विलय 1854 में, नागपुर का विलय भी 1854 में और उदयपुर का जो विलय किया था यह किया गया था 1852 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जैतपुर आएगा, दूसरे नंबर इसमें उदयपुर आएगा और उसके पश्चात नागपुर और सबसे अंत में झांसी। 1, 3, 4 और 2। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सतारा सतारा का 1848 में, जैतपुर व संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 और अवध का 1856
1756 के अंदर विलय किया गया था। भारत के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन के अनुसार झांसी का विलय 7 मार्च 1854 को हुआ, जो विलय नीति के तहत शामिल की जाने वाली अंतिम रियासत थी, जबकि नागपुर का विलय 28 जनवरी 1854 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ इन व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्यों का विलय किया गया था, इन राज्यों के नाम और सामने उनका ईयर दे रखा है। तो सबसे पहला जो है सतारा, सतारा का विलय किया था 1848 में। दूसरे नंबर पर है नागपुर, नागपुर 1854 में। तीसरे नंबर पर है उदयपुर, उदयपुर का 1852 में। और संबलपुर का जो 1849 में, संबलपुर और जैतपुर इन दोनों का जो 1849 में किया गया था। तो इसमें 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सतारा 1848, जैतपुर व संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 और अवध 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? कौन है जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो वह था जेम्स आउटरम, एक नंबर ऑप्शन। 1854 में स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिनकलेज खां, 4 नंबर ऑप्शन। चिनकलेज खां का मूल नाम निजाम उल मुल्क था। इसने 1724 में एक पृथक हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 में बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य हुआ। बालाकोट का युद्ध 1831 में किसकी सेनाओं के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद बरेलवी की सेना के मध्य। 1831 में बालाकोट का युद्ध राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद बरेलवी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय, झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो झांसी का ब्रिटिश एजेंट था मेजर एलिस, 2 नंबर ऑप्शन। झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय झांसी का ब्रिटिश एजेंट मेजर एलिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही नहीं है? पहला कि युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान मारा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय युद्ध के मैदान में जो 1799 में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया था। दूसरा है कि मैसूर के पूर्व राजा के साथ एक सहायक संधि की गई। टीपू के उत्तराधिकारियों के शासन का अंत हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ ही टीपू सुल्तान मारा गया और टीपू के उत्तराधिकारियों का शासन का भी अंत हो गया। मैसूर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया। तो मैसूर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन नहीं किया, बल्कि मैसूर का जो पुराना राजवंश था अड्यार वंश के एक शासक थे कृष्ण कुमार या कृष्ण राय, जिनको अंग्रेजों ने संधि करके मैसूर का शासक बनाया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, 1, 2 और 3 सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करता हुआ मारा गया। मैसूर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुराने हिंदू राजवंश अड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बैठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि दी? निम्नलिखित में से किसने जो फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह ने, 4 नंबर ऑप्शन। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने फतेहचंद को 1723 ईस्वी में जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र मानता है?
मराठों के साथ होने वाली कौन सी संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र माना था? पुरंदर की संधि को। 4 नंबर ऑप्शन। कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया। मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की गई। उसके अनुसार कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी, परंतु लंदन स्थित डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को स्वीकृति दे दी तथा पुरंदर की संधि को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिप्पू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो टिप्पू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? पहला कि उसने फ्रांस, तुर्की तथा पर्शिया में कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ भेजे थे, तो ये सही है। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। टिप्पू सुल्तान ने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए, ये भी सत्य है। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। टिप्पू सुल्तान के दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, ये भी सत्य है। चौथा कि उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, तो ये बात है गलत है। टीपू सुल्तान ने नौसेना बनाने की पूरी कोशिश की थी। इसके लिए 2 नौका घाट भी बनवाए थे। 1796 के अंदर जो नौसेना बनाने की पूरी तैयारी की थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। असत्य कथन पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन। विदेशी व्यापार के विकास के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेंगू में दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। टीपू ने 1796 ईस्वी के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। इसके लिए 2 नौका घाट बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी सनद लेने की सलाह दी थी? किसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी सनद लेने की सलाह दी थी? तो यह सलाह दी गई थी माणिक चंद के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। अब माणिक चंद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की सनद लेने की सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बाजीराव द्वितीय द्वारा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेनापति नियुक्त किया गया? कौन से किसको जो बाजीराव द्वितीय ने जो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेनापति नियुक्त किया था? बापू गोखले को। 1 नंबर ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। इस युद्ध में अंततः मराठे पराजित हुए तथा मराठों के सेनापति बापू गोखले मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? कौन से कवि ने पलासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? नवीन चंद्र सेन ने। 1 नंबर ऑप्शन। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम 2 कथन दे रखे हैं। पहला कि जब 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया, तब उसे मुगल सेना ने सरहिंद के निकट पराजित किया था। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया था, तो उसे मुगल सेना ने सरहिंद के निकट परास्त किया था, तो यह बात सही है। दूसरा, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट मानने से इनकार किया था, तो यह बात जो गलत है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस काबुल जाना चाहता था, अतः उसने शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इसे मुगल सम्राट की मान्यता दे दी गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा और केवल एक सही है, तो केवल एक 1 नंबर ऑप्शन। अहमद शाह अब्दाली 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया, तो वह असफल रहा। 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों को बुरी तरह पराजित करने के बाद अब्दाली वापस काबुल लौटना चाहता था, अतः उसने शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट व इमाद उल मुल्क को वजीर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखे। पहला, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो काल कोठरी की घटना हुई थी 1756 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध आप सबको पता है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। मीर जाफर की मृत्यु बक्सर के युद्ध के 1 साल बाद 1765 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि है, यह हुई थी अगस्त 1765 में।
अगस्त 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, यह हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी, वह हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद की दोनों संधियाँ जो अगस्त 1765 ईस्वी में हुई है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा कालकोठरी की घटना आएगी 1756 की, दूसरे नंबर पर बक्सर का युद्ध 1764, तीसरे नंबर पर मीर जाफर की मृत्यु मृत्यु 1765, और चौथे नंबर पर है इलाहाबाद की संधि, यह भी अगस्त 1765। मीर जाफर की जो मृत्यु हुई थी 1765 में फरवरी माह में हुई थी, और इलाहाबाद की संधि 1765 में अगस्त में हुई थी। तो इसमें 1, 2, 3 और 4, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कालकोठरी की घटना 20-21 जून 1756, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, मीर जाफर की मृत्यु 5 फरवरी 1765 को, और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को, तो दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर था। टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मैकार्टनी, 3 नंबर ऑप्शन। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा, निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ने कहा कि 1765 से 72 के मध्य बंगाल एक डाकू राज्य था? तो यह बात कही के एम पणिकर ने, 2 नंबर ऑप्शन। के एम पणिकर के अनुसार 1765 से 72 के दौरान कंपनी द्वारा स्थापित बंगाल राज्य एक डाकू राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया, उसके बदले में उससे अंग्रेजों ने मैसूर के हैदर अली के रूप के विरुद्ध मदद देना स्वीकार किया था। तो ये सही है। दूसरा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर पर हमला करना था। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। एक नंबर ऑप्शन। 1766 में मद्रास सरकार ने निजाम से उत्तरी सरकार लेकर उसके बदले में उसे मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध मदद देना स्वीकार स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगांव की संधि जो 1803 के अंत में संपन्न हुई, देवगांव की संधि जो 1803 के अंत में यानी कि दिसंबर में हुई थी, 17 दिसंबर को संपन्न हुई, इसके मुख्य विषय वस्तु थी, उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? भोंसले ने समस्त पूर्वी समुद्र तट बालासोर व कटक सहित अंग्रेजों को दे दिया। वर्धा नदी तक पश्चिमी बरार का प्रांत निजाम को सौंपा गया। तो एक नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों व भोंसले के बीच देवगांव की संधि हो गई, जिसके द्वारा भोंसले ने समस्त पूर्वी समुद्र कटक सहित अंग्रेजों को दे दिया। वर्धा नदी तक पश्चिमी बरार का प्रांत निजाम को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर की पूर्व संध्या बने त्रिगुट में कौन शामिल नहीं था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पूर्व संध्या जो त्रिगुट बना था, इसमें शामिल कौन नहीं थे? तो त्रावणकोर के राजा इसमें शामिल नहीं थे। इसके अलावा निजाम, मराठा और अंग्रेज शामिल थे। हालांकि जो मराठा है, इनको मराठाओं को धन देकर हैदर ने जो अपने पक्ष में कर लिया था। निजाम को भी एक बार क्षेत्र का लालच देकर हैदर ने अंग्रेजों से अलग किया था, लेकिन युद्ध के बीच में वो वापस अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। तो इसमें त्रावणकोर का जो राजा इसके अंदर शामिल नहीं था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से पूर्व अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध निजाम मराठा से लेकर मिलकर त्रिगुट का बंदी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जमींदारी सौंपी? प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जमींदारी सौंपी थी? 24 परगनों की, 4 नंबर ऑप्शन। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया।
जिसने कंपनी को 24 परगनों की जागीर तथा कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करते हुए कोर्ट की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन कौन से हैं? पहला कि बंगाल, हैदराबाद और अवध उत्तराधिकारी राज्य माने जाते हैं। अवध, हैदराबाद और अवध जो उत्तराधिकारी राज्य माने जाते हैं। उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माताओं ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित नहीं किया। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। दोनों कथन सत्य है। एक नंबर ऑप्शन। बंगाल, हैदराबाद और अवध मुगल साम्राज्य के तीन उत्तराधिकारी राज्य थे जिनकी स्थापना उन मुगल सूबेदारों ने की जिन्होंने केंद्र के साथ औपचारिक रूप से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ? पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1728 में। दो नंबर ऑप्शन। जनवरी 1728 में पालखेड़ा युद्ध बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए? रणजीत सिंह की कौन सी सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे फौज ए खास में? दो नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? मालवली। मालवली की जो लड़ाई है यह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी, जो हुई थी 1799 में। 17 मार्च 1799 को जो मालवली की लड़ाई हुई थी यह हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। इसके अलावा पोर्टनोवा, सालेमपुर और कोइलूर ये तीनों दूसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध में हुई थी और इसमें इन तीनों ही लड़ाई में जो हैदर है जो पराजित हुआ था। इन तीनों लड़ाई में हैदर पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय प्रमुख लड़ाइयां पोर्टनोवा, पोलिलूर, सालिंगपुर थी। मालवली की लड़ाई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और सिख दरबार के बीच भैरोवाल की संधि कब हुई? अंग्रेजों और सिख दरबार के मध्य भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी दिसंबर 1846 को। 16 दिसंबर 1846 को। चार नंबर ऑप्शन। 16 दिसंबर 1846 को पंजाब दरबार व अंग्रेजों के बीच भैरोवाल की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंग्रेज सेनापति का नाम बताए। उस अंग्रेज सेनापति का नाम बताए जिसे 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ब्रिटिश दूत के सहयोग के लिए भेजा गया। उस अंग्रेज सेनापति का नाम बताइए जिसे 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ब्रिटिश दूत के सहयोग के लिए भेजा गया था। सर डेविड ऑक्टरलोनी। एक नंबर ऑप्शन। 1809 को अमृतसर की संधि में सतलज नदी को अंग्रेजों और सिखों के बीच सीमा रेखा स्वीकार कर ली और ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना लुधियाना में तैनात कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्न युग्म पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्न युग्म दे रखे हैं। पहला कि सुरक्षा घेरे की नीति। सुरक्षा घेरे की नीति का जो काल था यह 1757 से 1813 ईस्वी तक था। दूसरा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है जो 1813 से लेकर 1858 तक है और अधीनस्थ संघ की नीति है जो 1858 से लेकर 1919 तक है। तो ये दोनों है जो गलत है। दो और तीन सुमेलित नहीं है। एक नंबर है जो इसमें सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? केवल एक। तीन नंबर ऑप्शन। सर विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक दी नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति को तीन शीर्षकों में विभाजित किया है। सुरक्षित घेरे में रहने की नीति 1757 से 1813। दूसरा है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 58 और अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1919 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहां का वार्षिक राजस्व लगभग कितना था? बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहां का वार्षिक राजस्व लगभग कितना था? 1.5 करोड़ रुपए। दो नंबर ऑप्शन।
मुर्शिद कुली खां द्वारा अपनाए गए भूमि सुधारों के फलस्वरूप राज्य की आय में वृद्धि हुई। अब वार्षिक आय 1.5 करोड़ रुपए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की? किसने जो 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? महादजी सिंधिया ने। 4 नंबर ऑप्शन। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का पेंशनर बनकर इलाहाबाद में रह गया। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने फरवरी 1771 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली तख्त पर बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है बंगाल में द्विध शासन की समाप्ति। बंगाल में जो 1765 में द्विध शासन शुरू हुआ था, इसकी समाप्ति कब की गई थी? तो इसकी समाप्ति हुई थी 1772 में। दूसरे नंबर पर इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो अगस्त 1765 के अंदर। तीसरे नंबर पर प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 1757 में। और चौथे नंबर पर वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा 3 नंबर प्लासी का युद्ध, उसके पश्चात वांडीवास का युद्ध, 3 के पश्चात 4। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा इलाहाबाद की संधि और चौथे नंबर पर आएगा बंगाल में द्वैध शासन। 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति सन 1772 में हुई। इलाहाबाद की संधि सन 1765 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसे बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों को नहीं दिया गया? टिप्पू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसे बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? तो इसमें अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को भेजा गया था, फतेह हैदर को नहीं। अब्दुल मलिक और मुइजुद्दीन 1 और 2। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की। क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू ने 3.30 करोड़ रुपए देना स्वीकार किया। जब तक इस राशि का भुगतान न हो तब तक टीपू के 2 पुत्र अब्दुल खालिद व मुइजुद्दीन को जमानत के रूप में अंग्रेजों के संरक्षण में रखे जाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जॉन सॉर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन सॉर की जो नीति है या भारत में किस रूप में जानी जाती है? हस्तक्षेप की नीति। 4 नंबर ऑप्शन। सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर को हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, हाँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो राज्यों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनमें जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले जो शासक थे उन शासकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी? तो यह की थी निजामुल मुल्क, चिनक्लीज खाजी ने कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है अवध। अवध के अंदर स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी? सादत खान ने। तीसरे नंबर पर है बंगाल। बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की गई थी मुर्शिद कुली खां के द्वारा और अर्काट में सादुतुल्ला खां के द्वारा। तो 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। सादात खां बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जबकि कर्नाटक अथवा आर्काट के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादुतुल्ला खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया? यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने के लिए, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए, रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
मार्च 1904 में कर्जन ने यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान तिब्बत भेजा। इसी अभियान के द्वारा गुरु नामक जगह पर हुई एक लड़ाई में 700 तिब्बती मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय का डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय का डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था? तो यह क्या था? करौली का। 4 नंबर ऑप्शन। 1852 में डलहौजी ने के अधीन राज्य के रूप में करौली का विलय करना चाहा, परंतु डायरेक्टरों ने उसे मित्र राज्य का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में लिया था? कौन से गवर्नर जनरल ने मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में लिया था? विलियम बेंटिंक ने। मैसूर में जनता ने राजा की अराजकता व कुशासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब बेंटिक ने हस्तक्षेप करते हुए 1831 में मैसूर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष किया था? डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष किया था? 1854 में। 1 नंबर ऑप्शन। नवंबर 1859 में गंगाधर राव की मृत्यु हुई। मृत्यु से पूर्व आनंद राव को अंग्रेज अधिकारी एलिस के समक्ष गोद लिया गया। इसका नाम दामोदर राव किया गया। डलहौजी ने इसे अस्वीकार करते हुए मार्च 1854 को झांसी का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी की हड़प नीति से संबंधित पहला कथन है कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रत्येक वर्ग के राज्यों पर हड़प की नीति को अलग अलग लागू किया गया था। तो यह सही है। दूसरा कि इस नीति के तहत प्रथम श्रेणी के रियासतों को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। यह जो गलत है, क्योंकि प्रथम श्रेणी की जो रियासतें थी उन्हें गोद लेने का अधिकार था, जबकि द्वितीय और तृतीय श्रेणी की जो रियासतें थी उनको गोद लेने से पूर्व कंपनी से अनुमति की आवश्यकता थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा और 1 नंबर सही है। कौन सा सही है? केवल 1 नंबर ऑप्शन। गोद निषेध नीति के तहत देशी रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें प्रथम श्रेणी की रियासतों को गोद लेने का अधिकार था, जबकि द्वितीय व तृतीय श्रेणी की रियासतों को गोद लेने से पूर्व कंपनी से अनुमति आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद कौन से क्षेत्रों पर है जो अधिकार प्राप्त हुए थे? तो गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम, सिक्किम के अलावा मसूरी। तो गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम और मसूरी 1, 2 और 4। अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं था। 1, 2 और 4 3 नंबर ऑप्शन। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई सुगोली की संधि के तहत नेपाल को गढ़वाल तथा कुमायूं जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। नेपाल को सिक्किम भी छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांडम्बू की संधि के संदर्भ में यांडम्बू की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यांडम्बू की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कि इसमें वर्मा को युद्ध का हर्जाना भरने और असम, कछार व जयंतिया पर उसके दावे का परित्याग करने को विवश किया। इसमें वर्मा को युद्ध का हर्जाना भरने और असम, कछार व जयंतिया पर उसके दावे का परित्याग करने को विवश किया। मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। वर्मा से अराकान और टेनासिरिम प्रांत अंग्रेजों ने छीन लिए। तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। 4 नंबर ऑप्शन। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1826 में यांडबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस शांति संधि के अनुसार वर्मा सरकार ने 1 करोड़ युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। अराकान और टेनासिरिम के प्रांत अंग्रेजों को दिए। असम, कच्छर और जैतिया पर भी अपना दावा छोड़ दिया। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि के विषय में कौन से कथन सत्य है?
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात श्री रंगपट्टम की संधि के विषय में कौन से कथन सत्य है? पहला है, हरिपंथ फड़के की मध्यस्थता से टीपू व कॉर्नवालिस के बीच हुई। यह संधि है जो हरिपंथ फड़के की मध्यस्थता से टीपू व कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। दूसरा, इस संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके मित्रों को सौंपा था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्र दिए गए। तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि मेजर जनरल मेडोज ने संधि के बाद कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह बात जनरल मेडोज ने नहीं कही थी, बल्कि यह बात कही थी कॉर्नवालिस ने। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें सही कथन कौन-कौन से हैं? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 2 नंबर ऑप्शन। 1792 में हरिपंथ फड़के की मध्यस्थता से श्री रंगपट्टम की संधि हुई। श्री रंगपट्टम की संधि हुई। इस संधि के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटलर समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बटलर समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि 1927 में गठित इस कमेटी का उद्देश्य सर्वोच्च सत्ता व भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। 1927 में गठित इस कमेटी का उद्देश्य सर्वोच्च सत्ता व भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। दूसरा, इस कमेटी ने कुल 16 देशी रियासतों की यात्रा की, जिनमें 6 राजस्थान की रियासतें शामिल थी। इस कमेटी ने कुल 16 देशी रियासतों की यात्रा की, जिनमें 6 राजस्थान की रियासतें शामिल थी। तीसरा, कि समिति ने सिफारिश की कि भारत सरकार को देशी राजाओं के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तो इसमें समिति की जो सिफारिश थी उसमें कहा गया था कि भारत सरकार को देशी राज्यों के राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार है। इसमें नहीं है लिखा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि समिति ने घोषणा की कि सर्वोच्चता सर्वोच्च ही रहनी चाहिए, सर्वोच्चता जो सर्वोच्च ही रहनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन भी सत्य है। इसमें असत्य कथन पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन। 1927 में बटलर की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य सर्वोच्च सत्ता भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। कमेटी ने कहा कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए भारत सरकार को देशी राजाओं के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है। कमेटी ने घोषणा की कि सर्वोच्च सत्ता का संबंध केवल संधियों पर आधारित नहीं है, वरन यह एक जीवंत और विकासमान संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नरेंद्र मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला इसमें है कि 1919 के अधिनियम में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन का प्रावधान था। दूसरा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा दिल्ली में किया गया। तीसरा ऑप्शन है कि इस संगठन के प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1928 तक। तो इसके प्रथम चांसलर जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह रहे थे, जो 1921 से 1928 तक नहीं बल्कि 1926 तक रहे थे। 1926 तक रहे। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता वायसराय करता था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। असत्य कथन इसमें 3 नंबर। 1919 के अधिनियम में भारतीय नरेशों हेतु नरेंद्र मंडल का गठन करने का प्रावधान था। 1921 में गठित किया गया, जिसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1926 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्जन का ब्रिटिश सर्वोच्चता के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कर्नल कर्जन का कर्जन का ब्रिटिश सर्वोच्चता के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला, कि उसने राजाओं को शाही फौजों के लिए और अधिक रकम देने पर मजबूर किया। उसने राजाओं को जो शाही फौजों के लिए अधिक रकम देने का मजबूर किया। 1900 में राजाओं की विदेशी यात्रा को प्रतिबंधित किया। कर्जन ने अनेक देशी रियासतों को अस्थायी रूप से ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत लाया। और चौथा, कि उसने राजाओं को साम्राज्य का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया।
तो उसने राजाओं को जो साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कर्जन के शासनकाल में रजवाड़ों में हस्तक्षेप चरम पर पहुंच गया। एक ओर उसने राजाओं को साम्राज्य के संगठन का अभिन्न अंग स्वीकार किया, दूसरी ओर उसने उन पर एक और सख्त नियंत्रण लगा दिया। 1900 में उसने उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी। उसने राजाओं को शाही फौजों के लिए और अधिक रकम देने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने यह विचार प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम कौन से गवर्नर जनरल ने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत में देशी रियासतों की वास्तविक स्थिति ब्रिटिश के अधीनस्थ है और एक दूसरे के पृथक है? तो यह विचार व्यक्त किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 2 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। हेस्टिंग्स ने भारतीय राज्यों को अधीन कर रखते हुए एक दूसरे से पृथक रखने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दिल्ली दरबार और उसमें गवर्नर जनरल। सबसे पहला दिल्ली दरबार प्रथम, पहला दिल्ली दरबार लगा था उसमें जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड लेटन। दूसरे दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड कर्जन और तीसरे दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट। तो लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट नहीं थे बल्कि लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड थे। तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 के अंदर, उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड जो गवर्नर जनरल थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा की। उसके समय तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 से 1919 के बीच देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 1858 से लेकर 1919 के मध्य देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि देशी रियासतों को राजनीतिक मित्र के रूप में देखा गया। औपचारिक रूप से ब्रिटिश देशी रियासतों के संरक्षक बन गए। औपचारिक रूप से ब्रिटिश जो देशी रियासतों के संरक्षक बन गए। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि देशी रियासतों की संप्रभुता की स्थिति को बनाए रखा। तो देशी रियासतों की संप्रभुता की जो स्थिति है समाप्त हो गई थी, बनाए नहीं रखा था। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा कि डलहौजी की गोद निषेध नीति को त्याग दिया गया। डलहौजी की गोद निषेध नीति को त्याग दिया था, तो इसमें असत्य कथन पूछा है। 3 नंबर ऑप्शन। देशी रियासतों की संप्रभुता की स्थिति समाप्त हो गई। औपचारिक रूप से ब्रिटिश देशी रियासतों के संरक्षक बन गए। 1857 के विद्रोह के समय देशी राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसलिए देशी राजाओं को राजनीतिक मित्र के रूप में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी के काल में किन तरीकों के आधार पर विस्तार किया गया? डलहौजी के काल में कौन से तरीकों से विस्तार किया गया? युद्ध से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कुप्रशासन के आधार पर। उपयुक्त सभी चारों ही तीनों ही ऑप्शन थे, तीनों ही तरीकों से जो साम्राज्य का विस्तार किया गया था। डलहौजी के शासनकाल में युद्ध के आधार पर पंजाब व निचले बर्मे का विलय किया। गोद निषेध नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर और झांसी का नागपुर का विलय किया गया। कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति के तहत किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है? डलहौजी के द्वारा गोद निषेध नीति के तहत किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आएगा सतारा। सतारा जिसका अधिग्रहण किया गया था 1848 के अंदर। जैतपुर व संबलपुर इन दोनों का अधिग्रहण किया गया था 1849 में। तीसरे नंबर पर उदयपुर, उदयपुर का 1852 में। नागपुर और झांसी इन दोनों का विलय किया गया था 1854 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम 2 नंबर ऑप्शन होगा, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। सतारा अ, सतारा 1848 में, सतारा 1848, जैतपुर व संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1854 और झांसी भी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर के जाट राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
भरतपुर के जाट राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला कि भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। भरतपुर के जाट राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है यह बदन सिंह को माना जाता है। तो एक नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा, चूड़ामन को स्वाई जयसिंह के द्वारा ब्रजराज की उपाधि दी गई। चूड़ामन को स्वाई जयसिंह के द्वारा ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। तो ब्रजराज की जो उपाधि दी थी यह स्वाई जयसिंह ने दी थी, लेकिन यह चूड़ामन को नहीं बल्कि यह उपाधि दी थी बदन सिंह को। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरा, सूरजमल को जाटों का यूलिसिस व जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। चौथा, सूरजमल ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को पीछे हटने को मजबूर किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी, जिसे भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सूरजमल जो 1756 से 1763 तक शासक रहे थे, जिसे जाटों का यूलिसिस अफलातून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर रियासत के शासक जयसिंह के बारे में असत्य कथन है। आमेर के रियासत के शासक स्वय जयसिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि अंतिम हिंदू शासक थे जिसने 1734 और 1742 में दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। अंतिम हिंदू शासक जिसने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे 1734 में और 1742 में, तो सही है। दूसरा, स्वयं जयसिंह द्वारा बूंदी के उत्तराधिकारी मामलों में भाग लेने के कारण मराठों को राजस्थान के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि स्वयं जयसिंह ने दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, आगरा और जयपुर में वेधशालाओं का निर्माण किया। तो स्वयं जयसिंह ने जो 5 वेधशालाएं निर्मित की थी, यह दिल्ली में स्थापित की, मथुरा में स्थापित की, उज्जैन में स्थापित की, लेकिन आगरा में नहीं की थी। आगरा की जगह जो बनारस था, बनारस में स्थापित की, और इसके अलावा जयपुर में जो वेधशालाओं का निर्माण किया था। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा, इसमें आगरा नहीं है बल्कि बनारस है। जीज ए मोहम्मद शाह नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। स्वाई जय सिंह ने जीज ए मोहम्मद शाह नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। असत्य कथन 3 नंबर होगा। स्वाई जय सिंह ने दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित है? सबसे पहला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय नहीं हुआ था, बल्कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट के समय नहीं हुआ था, बल्कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था डलहौजी के समय। तीसरे नंबर पर है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, यह हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय। और चौथे ऑप्शन है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल में नेपाल युद्ध है, यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के शासकों का सही कालक्रम क्या है? अवध के शासकों का सही कालक्रम पूछा है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे सादत खां। सादत खां जिन्होंने अवध में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। सादत खां का शासनकाल रहा था 1719 से 1739। सादत खां के पश्चात शासक नवाब बनते हैं सफदरजंग। सफदरजंग जो 1739 से 1754 तक रहते हैं। सफदरजंग के पश्चात सुजाउदौला जो 1754 से 1775, और उसके पश्चात आसफउद्दौला जो 1775 से 1797 तक। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही होगा। अवध के शासकों का कालक्रम: सादत खां 1719 से 1739 तक, सफदरजंग 1739 से 1754, सुजाउदौला 1754 से 75, आसफउद्दौला 1775 से 97, वजीर अली 97-98, सादत अली खां 1798 से 1814, आजिउद्दीन हैदर 1814 से 27, वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हैदर अली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह वह अशिक्षित और निरक्षर था। हैदर अली जो अशिक्षित था और निरक्षर था, यह सही है।
1756 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी डिंडीगुल के अंदर। यह 1756 में नहीं की, बल्कि यह की थी 1755 के अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, 1766 में हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित किया। 1766 में हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित किया। हैदर अली ने चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया था। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में। अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस युद्ध से संबंधित था? तो किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है? तो यह कहा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात। 2 नंबर ऑप्शन। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता से खुश होकर दम भरे शब्दों में लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहां का गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 को के समय वहां का गवर्नर कौन था? ड्रेक। 3 नंबर ऑप्शन। 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। उस समय कलकत्ता का गवर्नर ड्रेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। 4 नंबर ऑप्शन। 1809 में शाह सूजा ने काबुल की गद्दी प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और 1831 ईस्वी में उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। बाद में शाह सूजा कंपनी के नियंत्रण में आ गया और लुधियाना में रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालकोठरी की घटना के संबंध में असत्य कथन है। कालकोठरी की घटना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, कि इस घटना की जानकारी हॉलवेल के विवरण से प्राप्त होती है। इस घटना की जानकारी हॉलवेल के विवरण से प्राप्त होती है। यह घटना 21 जून 1757 की है। तो यह घटना 21 जून 1757 की नहीं है, बल्कि यह घटना जो 20 जून 1756 की है। 20 जून 2056 की है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। यह घटना 20 जून 1756 को घटी थी। कहा जाता है कि 146 कैदियों को 20 जून की रात्रि में 18 वर्ग फीट लंबे, 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कोठरी में डसकर दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा रहे। इसे अंग्रेजों ने ब्लैक हॉल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बक्सर की लड़ाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, कि मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सहायता लेकर अंग्रेजों का सामना किया था। अब बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सहायता से अंग्रेजों का सामना किया था। तो यह सत्य है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव नहीं, बल्कि हेक्टर मुनरो था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, कि मीर कासिम युद्ध के बाद 1777 तक इधर उधर भटकता रहा। मीर कासिम में जो युद्ध के बाद 1777 तक इधर उधर भटकता रहा था। और चौथा ऑप्शन है कि यह लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा या कौन से कथन असत्य कथन है? तो इसमें से कौन से कथन असत्य है वांडीवास के युद्ध से संबंधित? पहला, कि ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य हुआ। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था यह ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 1760 में। तो यह सही है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति आयरकोट व फ्रांसीसी सेनापति लाली व बुसी थे। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसमें असत्य कथन पूछा तो असत्य कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य 1760 में तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश सेनापति का सेनापति आयरकोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? पहला, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात जो
ऑक्सलो ला सापेल की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ऑक्सलो सापेल की संधि के साथ हुआ। दूसरे नंबर पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि के साथ नहीं, बल्कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक चला था, इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो पेरिस की संधि से हुई थी, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कंपनी के संबंध में कौन सा या कौन से कथन असत्य है? डच कंपनी से संबंधित कौन से कथन असत्य है? पहला कि बेदरा के युद्ध में 1760 में डचों को अंग्रेजों ने अंतिम रूप से पराजित किया। तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था यह 1760 में नहीं हुआ था, बल्कि यह हुआ था 1759 में। 1759 में हुआ था, जिसमें डचों को अंग्रेजों ने अंतिम रूप से पराजित किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, 1795 में जॉन शोर ने डच लोगों के तमाम भारतीय इलाके उनसे लेकर ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिए थे, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें पूछा कौन सा असत्य है, तो केवल 1 नंबर जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? फरवरी 1757 को। 3 नंबर ऑप्शन। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इस संधि के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार व कारखाने वापस लौटा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1791 में 1791 में नहीं, बल्कि 1790 में शुरू हो गया था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ संध्या दे रखी है और सामने उनका तिथि क्रम दे रखा है, इनको सुमेलित करना है। सबसे पहला इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, अगस्त 1765 में। दूसरे नंबर पर मद्रास की संधि 1769 में। पुरंदर की संधि 1776 में। और चौथे नंबर पर है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। इलाहाबाद की संधि 65 में, मद्रास की संधि 69 में, पुरंदर की संधि 76 में, और मंगलोर की संधि है 84 में। 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4। 3 नंबर ऑप्शन। इलाहाबाद की संधि 1765, मद्रास की संधि 1769, पुरंदर की 1776 और मंगलोर के 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने हेतु भारत आई थी? तो यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने हेतु भारत किस क्रम में आई थी? तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो 1498 में आए थे। उसके पश्चात डच आए, फिर अंग्रेज आए, और सबसे अंत में जो फ्रांसीसी आए थे, जो 1664 ईस्वी में आए थे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत में व्यापार करने हेतु यूरोपीय कंपनियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाल 1498, हॉलैंड 1602, इंग्लैंड 1599, डेनमार्क 1616, फ्रांस 1664 और स्वीडन है जो 1731। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने कुर्ग और कछार का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया? कौन से गवर्नर जनरल ने कुर्ग और कछार का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था? तो यह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 2 नंबर ऑप्शन। कुर्ग और कछार का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। एक तरफ कुछ युद्धों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ इन युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। सबसे पहला प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये सही है। दूसरा, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक नहीं थे, बल्कि उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम हस्ट। 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय लॉर्ड ऑकलैंड, और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के समय लॉर्ड
डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 के मध्य हुआ था, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय। प्रथम नेपाल युद्ध 1814 से 16, प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 और द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि कौन से गवर्नर जनरल कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए जाने जाते हैं? कौन से गवर्नर जनरल जो कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए जाने जाते हैं? जॉन लॉरेंस। 4 नंबर ऑप्शन। गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस अकुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति के लिए जाने जाते हैं। तो यह था आज का मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट। इसके पश्चात कल में देखेंगे 1857 का विद्रोह की घटनाएं और इसके अलावा भारतीय संविधान का विकास 1773 से 1950, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकरण और धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित 12th नंबर टेस्ट होगा।